हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। और इसमें ये विषय कौन सा है तो अर्थशास्त्र है। और पाठ का नाम क्या है तो पाठ का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो आय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में सबसे अधिक आय प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है तो गोवा है। तो गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देखिए, जैसे कि भारत में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम 5 व्यक्तियों के लिए मतलब कि एक एवरेज निकाल कर बता रहे हैं। जैसे कि एक राम है, तो राम नहीं सॉरी, इसको छोड़ो। जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक ए आदमी है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। मतलब 5 व्यक्ति हैं। मतलब भारत में मान लिया कि 5 व्यक्ति रहते हैं। इसमें ए की आय कितनी है तो ए की आय है 5 रुपया। बी की आय कितनी है तो बी की आय मान लिया कि 8 रुपया है। और सी की आय कितनी है तो सी की आय सी कमाता है मात्र 1 रुपया। और डी कितना कमाता है तो डी कमाता है 15 रुपया। और ई कितना कमाता है तो ई कमाता है 3 रुपया। चलिए ये मान लिया। और इसी को हम लोग जब एवरेज निकाल देंगे ना तो इसी को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो इसको प्लस कर दे रहे हैं, तो प्लस कर दिए हम। अब इसको जोड़ेंगे, 15 3 18 1 19 19 और 5 कितना हो जाएगा तो 19 5 24 हो जाएगा। 24 और 8 कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो 32 हो गया। अब बाटा में क्या कर देंगे तो बाटा में कर देंगे 2 4 5, बाटा में 5 कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 5 6 का 30, तो 6 5 6 का 30, 6.5 दूनी 10, तो 6.2 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है उसका भी एवरेज इसी में निकाला जाता है, और सबसे कम कमा रहा है उसी का भी एवरेज इसी में निकाला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना का फर्क है। कोई मतलब कि पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो कमाते जा रहे हैं। जैसे 15 रुपया डी कमा रहा है और सी कमा रहा है 1 रुपया। लेकिन जब एवरेज निकाला जाता है ना तो सभी को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाता है और ये सूचित किया जाता है कि सभी लोग कमा रहे हैं 6.2 रुपया। चलिए दोस्तों, आज के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। तो यह है पटना। अगर जो भारत के राज्य के बारे में पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा तो पहले नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, उत्पादन एवं आय गणना, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो क्या है। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सहज, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष कब का कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। तो भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के कहा जाता है। जैसे दोस्तों, हिंदी का महीना कब से स्टार्ट होता है तो हिंदी का महीना भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो 1 जनवरी आता है ना तो हम लोग 1 जनवरी को हम लोग अपना पर्व मानते हैं, लेकिन ये अंग्रेज के लिए ये था 1 जनवरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर में दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय सतर्कता संगठन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय योजना आयोग, चौथा ऑप्शन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो मतलब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमानित प्रमाणित संस्था कौन सी है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ना यही भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो सरकार की आय है कि पारिवारिक आय है कि सार्वजनिक उपक्रमों की आय है। कि ऑप्शन डी में देखते हैं तो डी में दिया गया है उत्पादन के साधनों की आय है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया गया है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय का सृजन कैसे होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है उपभोग द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विनिमय द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वितरण द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है तो किससे होता है तो उत्पादन क्रियाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिया गया है,
राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती हैं। तो राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है घरेलू उद्योगों की आय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है विदेशों से प्राप्त आय। तो मतलब जो घरेलू उद्योगों से मतलब कि जैसे देश में से प्राप्त जो आय हो और विदेश से प्राप्त आय हो, दोनों को मिलाया जाता है तब राष्ट्रीय आय बनता है। तो राष्ट्रीय आय में दोनों सम्मिलित हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। तो भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है देशमुख ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है महालनोबिस ने, चौथा ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 2012 से 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? 2012 से 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 49,489 रुपया, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 41,964 रुपया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये लिखे होने के कारण कट गया है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि 59,822 रुपया, और चौथा ऑप्शन देखते हैं तो चौथा ऑप्शन दिया गया है 68,757 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 68,757 रुपया सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कौन सा 2012 से 2013 में भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय थी, और औसत आय कैसे निकालता है ये आप लोग सीख लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक राष्ट्रीय आय वार्षिक वृद्धि यानी कि वार्षिक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पिगू ने, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फिशर ने, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? तो चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ये मतलब जो परिभाषा दिए थे तो ये कौन व्यक्ति दिए थे? तो परिभाषा तो ये जो व्यक्ति दिए थे ना ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर में दिया गया है दादा भाई नौरोजी ने मतलब दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो यह थी 20,000 रुपया। 20,000 को के भी लिखा जाता है तो 20 के हम लिख दिए हैं। सॉरी यहाँ पर 1868 की बात कर रही है। 1868 में तो केवल 20 रुपया थी। 1868 में मतलब दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं देखे, ऑप्शन ए में 20 रुपया दिया गया है। हम सोचे कि 1968 या ये आगे के बोल रहा है तो इसीलिए हम कितना बता दिए 20,000 बताए थे। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग 20 रुपये याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है सकल घरेलू मतलब कि जो घरेलू में उत्पाद होता है ना राज्य के तो उसे पर निर्भर करता है, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, या तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है किसी राज्य का नागरिक का जीवन स्तर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर में दिया गया है राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किस प्रकार से किया जाता है? तो वर्तमान मूल्य पर किया जाता है और स्थिर मूल्य पर मतलब जो कमा रहे हैं उस पर, और उसके बाद जो बैंक में रखे हैं उन सभी को मिला करके राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र का, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, तीसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में किस जिले की आय प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका पहला ऑप्शन है रोहतास में, दूसरा ऑप्शन दिया गया नालंदा में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिवान में, चौथा ऑप्शन दिया गया है शिवहर में। तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। तो राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो उसमें भी वृद्धि ही होती है। जब देश में कमाई अधिक होगी तो उसके देश में जो रहने वाले लोगों को भी कमाई अधिक होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। तो क्या होती है? तो यह विकास की क्रिया पूरी होती है। मतलब राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा तो देश में विकास भी बढ़ेगा। तो यह तीनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन आय
एवं व्यय मतलब कि कमाई एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये जितना भी है ना PYQ है। PYQ का मतलब क्या होता है, PY और Q। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सभी है जो PYQ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।